गुड इवनिंग एवरीवन। कल प्रतीक जी इंटरिम बजट के ऊपर एक डेमो इन्होंने वीडियो डाला था, जिसमें इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब इंटरिम बजट आ जाएगा तो हम लोग इसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, क्या की है, जो भी होगा स्कीम, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो देखिए, पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं, इंटरिम बजट और फुल बजट। तो इंटरिम बजट में होता क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है, वो जो जाने वाली गवर्नमेंट होती है, वो क्या कर इलेक्शन से पहले बजट को लेके आती है। ठीक है, तो उसमें जनरली गवर्नमेंट करता क्या है कि उस बजट में वो बताता है कि अगले जब तक चुनाव होगा, नए गवर्नमेंट आएगा, उसके पहले जो भी खर्चा होगा उसके लिए लोग अपना एस्टिमेट बैठाते हैं। और इस बजट में आपको, इंटरिम बजट में भी देखने को आपको मिलेगा कि पिछले 4 सालों में, चाहे पिछले 5 सालों में, चाहे पिछले 10 सालों में, जब से गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, अब तक क्या किया, उसको वो लोग ज्यादा हाईलाइट करते हैं। और कुछ ऐसे लुभावने ऑफर्स जो है, जैसे कि पिछले जब पिछला जब 2019 में जब चुनाव होने वाला था, तो उस समय जब बजट आया था, इंटरिम बजट, तो उसमें कुछ इन लोगों ने नए नए स्कीम फार्मर्स को लेके आए हुए थे, किसान निधि सम्मान वाला जो किसान निधि ऐसे लेके आए हुए थे। पर इस बार जो इंटरिम बजट इन्होंने लाया, इसमें इन्होंने मेजर आप देखिएगा तो इन्होंने अपने कार्यकाल में इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर इन्होंने विशेष ज्यादा मेजर फोकस उसके ऊपर इन्होंने किया हुआ है। फिर छोटे छोटे जो नए स्कीम्स हैं या कुछ ऐसे बेनिफिट, जैसे कि इन्होंने इस बार बड़ा रियायत दिया टैक्स में, कि जो 1962 से 2000 फाइनेंशियल 9-10 तक जो 25,000 का डिमांड है, उन्होंने वेव ऑफ कर दिया। और 10-11 से 2014-15 तक का इन्होंने 10,000 का जो डिमांड है, उसको इन्होंने वेव ऑफ करने का कहा है। फिर टैक्स में किसी प्रकार कोई स्लैब इन्होंने चेंज नहीं किया है। अब इसी के ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा कोशिश किया है कि जो बुलेट पॉइंट्स हैं इस इंटरिम बजट के, उसको हम लोगों ने समराइज किया है डिफरेंट सोर्सेज से, वहां से लेने के बाद, और उसको हम लोग सोचे हैं कि उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन जो जो पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट किए हैं इस बजट में, उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो एक बार हम लोग गो थ्रू करवा देंगे। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में इन्होंने क्या बोला कि इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस्ड ग्रेट, मतलब पिछले 10 साल में जो अपना इंडियन इकोनॉमी है, उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ है इनके अकॉर्डिंग, 2014 से लेकर अब तक में। अब स्वाभाविक सी बात है, जिसकी गवर्नमेंट है, जो बजट लेके आया, वो अपने चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस तो करेगा ही करेगा। तो इन्होंने बताया कि जो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे को जोड़ दिया। फिर इन्होंने, आप देखिएगा कि गवर्नमेंट फोकस फॉर मेजर गरीब, मोदी जी के अकॉर्डिंग, जैसे मोदी जी ने क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद से निकलते हुए इन्होंने एक नया कैटेगरी को जन्म दिया, जिसमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी कि कृषक, इनके अकॉर्डिंग ये जो अपना पॉपुलेशन है, उसको इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। और इनके अकॉर्डिंग है कि हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, हर लोगों का समुचित विकास हो रहा है। तो इसी के बेस पे इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का यही फोकस है। अब देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि हम लोग जो डीपीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हो रहा है, उससे हम लोग को 2.7 लाख करोड़ का बचत हुआ है। अब ये बचत को हम क्या करेंगे कि दूसरे दूसरे स्कीम्स के तहत इस चीज को हम लोग आम पब्लिक तक पहुंचाएंगे। फिर इन्होंने फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ समथिंग किसानों को इनको फायदा इन्होंने पहुंचाया है। और आप देखिएगा कि इन्होंने इंश्योरेंस, कॉर्प इंश्योरेंस 4 करोड़ फार्मर्स को इन्होंने दिए हैं। इन्होंने जो अपना मंडीज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ही बताया कि मंडी जो अपने हैं, उसमें मंडी को इन्होंने इंटीग्रेट किया, जिससे टोटल 3 लाख करोड़ मंडी 3 लाख करोड़ ट्रेडिंग वैल्यू में क्या किया है कि इन्होंने 1361 नए मंडी मेनली जो है कि गवर्नमेंट के नजर में लाया, और उससे 3 लाख करोड़ का ट्रेडिंग वैल्यू इन्होंने एक्स्ट्रा मतलब अचीव करा है। ये चीज के बारे में भी इन्होंने आज निर्मला सीतारमन ने बात किया हुआ था। खास करके इन्होंने किसान को किसान ना कह के इस बार अन्नदाता जैसे वो विकलांग शब्द को हटाया नरेंद्र मोदी ने कि नहीं, अब आप विकलांग नहीं कह सकते थे, तो वैसे ही अन्नदाता किसान, जहां भी अन्नदाता शब्द है तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ किसान के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, फिर फार्मर के जो इंश्योरेंस के बारे में, जो खास करके गांव में आप जब चलिएगा ना, तो आप गांव में आपको देखने को मिलेगा, तो ये फार्मर के जो कॉर्प के लिए इंश्योरेंस जो होता है कि फसल क्षति बीमा योजना के तहत, तो उन सब चीजों से भी किसान को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। लाइक, तो यहाँ पे बेनिफिट के बारे में दिया जा रहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू 11.8 करोड़ फार्मर्स, यही फार्मर्स यानी कि अन्नदाता के बारे में। तो 11.8 करोड़ फार्मर्स का मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट या पॉपुलेशन कह लीजिए फार्मर में, तो वो चीज है। फिर सबसे बड़ा चीज जो था यूथ को लेके कि भाई जॉब 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 जॉब, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ इंडिया में कि रोजगार का मतलब बदला।
रोजगार डजंट मीन की गवर्नमेंट जॉब, रोजगार डजंट मीन गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि यहाँ पे स्किल इंडिया मिशन जिसके बारे में आपने सुना होगा, लाइक कंप्यूटर के सेक्टर में युवाओं बहुत को सारा चीज है, आपको मतलब डिफरेंट किया टाइप जा ऑफ रहा है। ट्रेनिंग दिया, हर चीज के लिए ट्रेनिंग का व्यवस्था करवाया गया है कि जो भी आप बिजनेस, कोई अगर आप नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दिलवाया जा रहा है। जैसे आप देखिए कि सिलाई मशीन हो गया, पापड़ बनाने का, बहुत सारे ऐसे जो भी छोटे छोटे लघु उद्योग है उसके बेसिस पे भी आपको इन्होंने जगह जगह पे ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए हुए हैं, और और उसमें उसके आप जाइए, बेस पे ट्रेंड होइए, आगे बढ़ने के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसके बेस पे आपको बैंक फाइनेंस भी कर रही है, ये सबसे आप बड़ी लोन बात। लीजिए और अपना खुद से कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए। विदाउट मॉर्गेज मतलब आपके पास पहले से क्या है नहीं है, उससे कोई आपका आइडिया बढ़िया, आपके पास सर्टिफिकेट, आप कुछ करने जा रहे हो, तो आपके पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब कुछ ज्यादा इसमें बढ़ोतरी आई हुई है, तेजी आई हुई है। तो उसके तहत 1.4 करोड़ यूथ या आप स्किल्ड एंड री स्किल्ड 54 लाख यूथ को मतलब स्किल करके और फिर उनको आगे बढ़ाया गया। खास करके इसमें आईटीआई का क्षेत्र काफी डेवलप किया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे 3000 न्यू आईटीआई। आईटीआई में क्या होता है कि भाई बहुत तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है यूथ को, ताकि वो अपने जीवन को आगे कैसे टेक्निकल हैंड एक तरह से हो गया। डेवलप करना, तो वो था। फिर अगला था हमारा, बिसाइड डिलीवरिंग द हाई ग्रोथ द गवर्नमेंट इज इक्वली फोकस्ड ऑन अ मोर जीडीपी। यहाँ पे जीडीपी कहने का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे जीडीपी का मतलब हो गया गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। वो लोग अपने पे फोकस, तो मेनली इस बजट में मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में इन्होंने क्या किया है, हाँ, वो इसके बारे में इसी खास चीज करके को उन्होंने बात बताया। जैसे देखिए इन्होंने बैठा गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। इनका गवर्नेंस जैसे मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, उसके ये लोग ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। डेवलपमेंट का, उसके बाद उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, इन सब चीजों के लोग यहाँ अच्छा, पे ज्यादा इसमें ध्यान दे एक रहे हैं। चीज आप देखिएगा, जैसे इंटरिम बजट में देखा जाता है कि बहुत ज्यादा लुभावना करके ऐसा चीजों को प्रपोज किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ना कि ये मतलब एक दिख रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही हाँ, ये ऐसा होता है है। कि जब ऐसा सरकार को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब ऐसा लगता है कि हम क्लियर मेजोरिटी में नहीं हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे लेके आया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा लेके आया जाए ताकि लोगों का ध्यान केंद्रित हो। जिसमें जैसे पिछले आप पिछले इलेक्शन देखिएगा कि किसानों के लिए इन लोगों ने 2000 का वो क्वार्टरली पेमेंट सिस्टम लाया था, पर इस बार इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। इस बार सिर्फ इन्होंने बजट में अपने 10 साल के कार्यकाल को, उसमें क्या किया उसको इन्होंने फोकस किया, उसको हाईलाइट किया है। अब ये जो अपना फुल बजट लेके आएंगे जीतने के बाद, तो उस समय ये देखा जाएगा कि ये लोग क्या फुल बजट नया, आएगा जुलाई में, तो उसके बारे में भी हम जिक्र उसमें जब करेंगे, वो सरकार चुन हर के तरह से आएगी हम तो जिक्र वो करेंगे, बताएंगे। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई ये जो पूरा का पूरा मैं जो हाईलाइट्स अभी बता रहा हूँ कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जिसके बारे में आज स्पीच दी हुई है, तो उसके बारे में लाइक कि जीएसटी 2017 में जब जीएसटी लॉन्च हुआ, तो वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स का जो कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके और एक नया टैक्स के रूप में उभर के आया, जिससे कि क्या होता है, कॉस्ट थोड़ा सा कम हो और हम ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को वहां पे लेकर जा सके और इशू कर सके। तो उसको लेके फिर G20 प्रेसिडेंसी के बारे में किया गया कि ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे पूरा वर्ल्ड कि इस बार हम लोगों को मिला है, तो मिला। इसको उन्होंने हाईलाइट किया है कि भाई और हम लोग इस बार हाँ, G20 के प्रेसिडेंसी में है। प्रेसिडेंसी इन्होंने ट्रिपल तलाक को भी हाईलाइट किया कि हमने ही हटाया है, हमने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हमने करवाया। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में थोड़ा सा श्रेय लेने का भी कोशिश और ये हुआ है। G20 का है ना, मैंने देखा कि ये चीज अच्छा उन्होंने कहा है कि क्राइसिस तो सही बात है ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, जैसे हाँ, चल रहा है, यूक्रेन बैंक रसिया वगैरह वार में वार वो चल वार रहा भी है। चल रहा है, उसके फिर टाइम अभी पे आप देखिएगा गल्फ कंट्री में भी चल रहा है, इजराइल और उसके साथ अपना फिलिस्तीन के साथ, तो मतलब इन लोग सब, दाने दाने के मोहताज है। और उस हाँ, केस बहुत में जगह पे है कि नहीं, और उस केस में G20 का ये सम्मेलन हुआ, उसकी प्रेसिडेंसी के रूप में यहाँ एक इंडिया उभर कर आया, तो नो डाउट ताकतवर, तो थोड़ा सा पहले से तो कहीं ना कहीं इसकी आइडेंटिटी हाँ, आप ग्रोइंग है, डेवलपिंग है, तो लोग आपको भाव देते हैं, तो वैसे ही हम लोग के साथ भी हुआ है। बिल्कुल। फिर है कि अगले नेक्स्ट 5 इयर्स के बारे में कि द नेक्स्ट 5 इयर्स विल इयर्स ऑफ क्या है, अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एंड वही है कि अगले दो मतलब 5 सालों में हमें ऐसा कुछ करना है, इन लोगों का जो अपना स्ट्रेटेजी चल रहा है कि ऐसा कुछ करना है कि भाई हम हमारा जो टारगेट है कि 2047 तक अपने आप को डेवलपिंग से हम अपने नाम के साथ डेवलप्ड कंट्री कर सके, है कि नहीं। अभी डेवलपिंग इंडिया है और डेवलप्ड इंडिया हमें बनाने का टारगेट है 2047 तक। तो वो टारगेट हमारा कंप्लीट हो, तो इसके लिए भी हम हर स्टेप बाय स्टेप अपने आप को कहीं ना कहीं
मजबूत बनाते जा रहे हैं। तो इन चीजों के बारे में बात करिए। अगला है जो बता दीजिए आप, जैसे देखिए, आवर गवर्नमेंट अडॉप्ट इकोनॉमिक पॉलिसी दैट विल सस्टेन ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूट इन पावरिंग इन्वेस्टमेंट एंड फुल एस्पिरेशन। अब इसमें क्या है कि अपना गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी में जैसे अपना कोई भी गवर्नमेंट आप चाहते हैं कि हम लोग अपना आर्थिक नीति कुछ ऐसे बना के रखेंगे जिससे क्या होगा कि अपना कि सस्टेनेबल ग्रोथ हम लोग का होगा, कंट्रीब्यूट इन पावरिंग इन्वेस्टमेंट एंड फुल एस्पिरेशन। अब स्वाभाविक सी बात है, अपने देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए क्या होगा कि अपना नीतियां ऐसे हो, जैसे आपने देखा होगा कि 2000 के राउंड में इंडिया में मोटर से कार सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आया उस समय। फिर देखिए 2011 के टाइम में बाइक सेक्टर में बाइक में हुआ कि हाँ आप फॉरेनर हैं, आप 100% अपना कंपनी यहाँ पे डाल के अपना बाइक बना सकते हैं, जिसके कारण हम देखेंगे हीरो होंडा अलग हुआ, हीरो एक अलग, होंडा अपना 100% अपना प्लांट लगा। तो वैसे ही आप कुछ हम लोग ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज लेंगे, ऐसे कुछ करेंगे, आर्थिक नीति ऐसे कुछ अपनाएंगे जिससे क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट है। जैसे अभी देखिए डिफेंस सेक्टर में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे चीजें जो ओपन किए हैं कि 100% आप फॉरेन से आप आइए, यहाँ पे आप फैक्ट्री लगाइए और उसका प्रोडक्शन कीजिए। तो वैसे कुछ करेंगे जिससे क्या होगा कि हमारा ग्रोथ सस्टेन रहे, लगातार चलता रहे। लगातार चलता रहे, और मतलब इन फ्यूचर भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी ये जो इसका जो बेनिफिट हो वो मिलता रहे। इन सब चीजों को लेकर उन्होंने बात किया। ये हमारा लास्ट है। वैसे मैं बता दूं कि जैसे इन्होंने एक और चीज किया था कि 10 सालों में, जैसे आपने बात किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो एफडीआई के बारे में भी इन्होंने जैसा हाँ, जो डबल हो गया है 10 सालों में, पिछले 10 सालों में 2023 से, सॉरी 2014 से 2023 में, तो इन चीजों को भी उन्होंने हाईलाइट किया। वैसे आगे चल के मैं इसको हाईलाइट किया हूँ, खुद भी मैंने अपने, हम लोगों ने अपने पीपीटी में या पीडीएफ यू कह लीजिए। अच्छा हाँ, एक जरूरी सूचना, ये जो है हमारा जो भी आप सामने पीपीटी आप देख रहे हैं, इस चीज को अगर आप रिटेल में चाहते हैं तो हमारा है CW सर, आप जाकर वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाकर इस ऐप को डाउनलोड करके इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ये सारा का सारा प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा का सारा इंफॉर्मेशन। तो ये चीजें जो आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इन चीजों को आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब है, इस पेज में कुछ खास नहीं है, लेकिन सबसे खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा कॉस्टली लैंड एंड उस पर बिल्डिंग बनाना है। तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोगों के लिए सबसे जो कठिन कार्य है आज के डेट में वही हो गया है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने सोच रखा है। वैसे अभी स्कीम को उन्होंने लॉन्च नहीं किया है और ना ही उसके लिए कोई बजट दिया है, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद दिलाया है कि स्कीम ऑफ अफोर्डेबल मिडिल क्लास हाउसिंग कमिंग सून, जैसे कि वो है ना दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कुछ फ्लैट वैसे तो उस टाइप के जो है ना ऑल ओवर इंडिया बेस्ड, यानी नेशन वाइड, नेशनल लेवल पे इन चीजों को, लाइक जैसे अगर डीडीए के बारे में आपने सुना होगा, तो डीडीए टाइप का ही कुछ ऐसा स्कीम लेकर आने वाले हैं जिसके साथ मिडिल क्लास के फैमिली या उससे लोअर द मिडिल क्लास के फैमिली को भी आसानी से घर मुहैया कराया जा सके। ये था बड़े शहरों में सब चलता है। जैसे आप दिल्ली में जाइएगा, नोएडा साइड में ये ऐसा स्कीम ऑलरेडी है वहां पे। अब रूरल एरिया में और भी टायर 2 टायर 3 सिटी में भी इस स्कीम को लोग ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा लोगों को होम, मतलब वहीं बना बनाया घर मिल जाए, सस्ता अफोर्डेबल रेट पे मिल जाए। तो ये तो हमारा ओवरऑल ये रहा कि स्पीच इन्होंने पिछले 10 सालों में क्या करा है। ये अब अगला हमारा स्लाइड आने वाला है, अगला जो हमारा पार्ट आने वाला है ये है इंटरिम बजट 2024। अच्छा, इंटरिम बजट क्यों कहा गया ये तो मैंने, हम लोगों ने पहले ही, हाँ, क्योंकि जो भी ये क्या है कि उसमें जो भी गवर्नमेंट जाने वाली होती है तो एज ए केयर टेकर के तौर पे वो क्या करती है कि देखिए बजट होता क्या है कि मान लीजिए कि अभी चल रहा है 2024 और 2025, ये आने वाला है, कब से आएगा? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2024 से लेकर, ठीक है। अब सरकार का जो अभी सरकार चुनाव में चली जाएगी तो इस साल का हमेशा जो बजट फरवरी में आता है, फरवरी का जो बजट आता है वो अप्रैल से अप्लीकेबल होता है, ठीक है। अप्रैल से अप्रैल टू मार्च अब होता है। तो अभी जो हम लोग इंटरिम बजट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि नेक्स्ट ईयर में इस साल का जो खर्चे की बात होगी तो ये जुलाई में न्यू गवर्नमेंट आ जाएगी। तो यहां अप्रैल टू जुलाई गवर्नमेंट खर्चा जो खर्चे करेंगे, जो की सेक्टर हैं, की वर्क हैं, वो हैम्पर ना हो, तो उतने पीरियड के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपना बजट रखते हैं कि हम यहाँ पे इस मत पे ये खर्चा ऐसे करेंगे। जब सरकार जो बनेगी 2000 जुलाई में, जो ये यहाँ से ये अगले 5 साल के लिए फुल बजट ये लोग लेके आएंगे, जुलाई से लेके, और उसके बाद 31 मार्च कितना
25 तक के लिए जो खर्चे के लिए बातें की जाएंगी वो सारा का सारा वो वो जुलाई में लोग अपना बजट लेके अब हम जो जुलाई तक यानी कि इन्होंने जैसा बताया कि ये जो 1 अप्रैल टू जब तक गवर्नमेंट ना बन पाए, नई गवर्नमेंट जब तक मतलब नहीं बन पा रही है, तब तक के लिए जो उन्होंने क्या स्कीम लाया है इस देश के लिए, उसको हम लेकर चलते हैं। तो वही मैं की पॉइंट्स की तरफ हम लोग चलते हैं कि आज का बजट हमारे लिए कैसा रहा। तो मेन फोकस अब इस पे करते हैं। तो थोड़ा दे दीजिए। देखिए, ये देखिए, कैपेक्स टारगेट एट रुपीज 11.1 लाख, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे क्या खर्चे होंगे, इसमें अपना हेल्थ के ऊपर के लिए जैसे हॉस्पिटल का निर्माण करवाएंगे, पोर्ट होगा, जो भी डेवलपमेंट का वर्क होता है उसको बोलते हैं, आपका पूरा देश चलेगा आगे, वो कैपेक्स में आता है। तो इन्होंने सेट किया 11.1 लाख करोड़। और ये जो है यूएसडी में है, ये रुपीज गलती से हो गया, 11.1 लाख सॉरी करोड़, ये रुपीज है, ठीक है ठीक है। ये और ये 11.11% पिछले के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब देखिए फिजिकल डिफिसिट टारगेट एट 5 फिजिकल डिफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंस दोनों में डिफरेंस। तो जैसे घाटा का नाम, हाँ, तो इसको है तो वो टारगेट सेट हुआ है कि 5.1% ही रहेगा जो जीडीपी का है। इसके पहले जो गवर्नमेंट ने सेट की हुई थी, इसके सबसे पहले तो 6.4% था और ऑफ जीडीपी, फिर उसके बाद सेट किया गया 5.9% जो कि गवर्नमेंट ने अचीव किया। ये अच्छा है क्योंकि पहले 6.4 उसके बाद 5.9, अब गवर्नमेंट का नया टारगेट जो होने वाला है वो 5.1 होने वाला है। राजकोषीय घाटा है, मतलब गवर्नमेंट को भी कितना घाटा चल रहा है, गवर्नमेंट का आय गवर्नमेंट के व्यय से कितना कम होने वाला है। तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे हम लॉस से अब प्रॉफिट मेकिंग की तरफ, नेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, जहां पे हमें कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा और पूरे नेशन को फायदा होता है। तो इसके बारे में फिजिकल डिफिसिट के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो गवर्नमेंट का अभी टोटल रिसीट उन्होंने बताया कि हमारा कितना हो गया 38.80 लाख करोड़, ये गवर्नमेंट का रिसीट होगा, मतलब इनकम इतना। जैसे टैक्स से हमारा कलेक्शन कितना हो रहा है, हमारे जो गवर्नमेंट की नेशनलाइज कंपनीज है वहां से कितना आ रहा है, वहां से इनको डिविडेंड के तौर पे कितना ले रहे हैं, फिर अदर जैसे एमसीए बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, वहां से क्या कलेक्शन होता है, इनका टोटल कलेक्शन है वो 38.3। थोड़ा सा हाईलाइट उसके बारे में दिया गया, मार्केटिंग कहां से बोरो किया गया है तो उसके बारे में भी दिया गया है कि बोरोइंग एट 14.1 लाख करोड़ विया बॉन्ड। इन लोगों ने इसके बारे में बात किया हुआ है। देखिए ग्रॉस इनका इन्होंने बताया कि मार्केट बोरोइंग जो हमने बाजार से पैसे उठाए, तो देखिए गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू करके कितना रुपए लिया 14.1 लाख करोड़। अब देखिए ग्रॉस मार्केट बोरोइंग पेज एट 14.13 लाख करोड़, नेट बोरोइंग एट 11.75 लाख करोड़। अब ये जो क्या होता है ग्रॉस बोरोइंग और नेट बोरोइंग, मतलब जो हमने आप कहीं पे किसी से लिए, और बैंक से लेते हो 10 लाख का लोन, तो उसमें प्रोसेसिंग चार्जेस लग जाते हैं, इसे कट कटा के आपके पास जो इन हैंड पैसा नेट आपके पास कितना है, तो नेट जो बोरोइंग है वो 11.75 लाख करोड़ का है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का टारगेट है थोड़ा साइड, तो नेक्स्ट ईयर का द ग्रॉस बोरोइंग टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज लोअर देन। अब अगले साल देखिए क्या है ना कि धीरे धीरे इनकम बढ़ रहा है। हाँ, तो अब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो इनका इन्होंने टारगेट अपना कम कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि जो बॉन्ड मार्केट है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, यानी कि वहां का यील्ड का रेट जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सप्लायर्स जो होंगे, मतलब गवर्नमेंट का डिमांड कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है सप्लाई कम हो जाएगी, तो रेट जो है ऑटोमेटिक थोड़ा सा जो बॉन्ड का यील्ड होगा वो कम हो जाएगा। तो इसमें हमें तो आज का अगर आप सेंसेक्स भी देखेंगे तो इसके ऊपर डाउन गया है, वो बॉन्ड मार्केट जो बॉन्ड इशू में, तो वहां पे क्या हुआ है कि रेट गिरा हुआ है। उसके बाद है नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात किया गया कि अब हमारा अगला जो नेक्स्ट टारगेटेड जीडीपी रहेगा, तो वही नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ जो होगा वो 10.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए है। हमारा टारगेट यही है और 10.5% मतलब एक अच्छा जीडीपी का बहुत ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा होता है। और ये अब मतलब मान के चले कि हम लोग टारगेट करते हैं ये कि हम लोग इतना करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके इर्द गिर्द में एटलीस्ट अचीव भी कर पाए। तो इसी के लिए इन्होंने जैसे कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, बिजली का व्यवस्था बेहतर होगा, पोर्ट अच्छे होंगे, कनेक्टिविटी रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर होगा, तो क्या होगा कि स्वाभाविक सी बात है प्रोडक्शन अच्छा होगा, उसका कंजम्पशन भी टाइम पे गुड्स का डिलीवरी होगा,
और इससे क्या होगा कि स्वाभाविक सी बात है अपना जो जीडीपी है वो ग्रो करेगा ही करेगा। तो इसी से रिलेटेड इन्होंने देखिए कि रेलवे कॉरिडोर के बारे में बात किया है, इन्होंने कैपेक्स के बारे में बात किया है, और स्किल्ड बहुत सारे स्किल्ड मतलब बहुत सारे युवाओं के लिए बात किया है, बहुत सारे स्कीम इन्होंने लेके आए हैं लोन के लिए, मुद्रा लोन के लिए, जैसे हाउसिंग के लिए। तो ये सब का सब टारगेट है कि ये सब चीज अगर होता रहेगा तो आसानी से इस जीडीपी जो हम लोगों ने टारगेट किया है कि 10.5% वो नॉमिनल जीडीपी वो अचीव हो पाए। अगला है, कोई खास चेंज नहीं आया, खास क्या, इनकम टैक्स या आप कह लीजिए क्या कहते हैं उसको, जीएसटी कह लीजिए, या इवन किसी भी टैक्सेशन में कोई एज जो था वो एज इट इज रिटेन किया गया। बस एडिशन में इन्होंने यही बताया है कि भाई जो अपना 25,000 तक का डिमांड था वो गलती से आ गया था 96। अब ये डिमांड से क्या होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी डिमांड अगर दिख रहा है कि आपसे गवर्नमेंट किसी भी कारणवश, तो नेक्स्ट जब भी आप रिफंड क्लेम करने जाएंगे तो रिफंड नहीं हो पाता क्योंकि पहले से डिमांड खड़ा होता है। तो इन्होंने 1962 से लेकर 2009-10 9-10 तक का जो 25,000 का डिमांड अगर आपके पास है तो उसको इन्होंने रिमूव वो बोला कि उसको हम लोग विड्रॉ कर लेंगे। प्लस एक और दूसरा जो है 10-11 इसको कर दे रहा हूं, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि लोग समझ में आएगा। फिर 10-11 और से लेके और 2014-15 तक के लिए वो 10,000 का और ये इन्होंने लिमिट, फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है, हाँ असेसमेंट ईयर की बात नहीं। ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये चीज है, उन्होंने 10,000 को हटा दिया। नेक्स्ट है हमारा अगला है, ये एक अच्छा स्कीम है नो डाउट, जो लोग ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जो ये टारगेट एक तरह से बोले कि ये इन्होंने लुभावना तौर पे एक हाँ, दिया है, जैसे इसके पहले किसानों को टारगेट किया वैसे ही इसमें इन्होंने जितने छोटे छोटे आशा उषा में जो काम कर मेडिकल लाइन में उनको टारगेट करते हुए इस चीज को इन लोगों ने प्रेजेंट किया है। और जो क्या कहते हैं आशा आयुष्मान भारत में हाँ संख्या अच्छा है, उन लोगों को आयुष्मान भारत के तहत इसमें होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसमें इन लोगों ने कवर कर दिया। वो चीज है। फिर अगला है हमारा क्या, इसके बाद जो है मेजर सब्सिडीज 1.2 ऑफ जीडीपी 1.4, ये सब अब टारगेट, अब पीछे क्या हुआ कैसे हुआ उसको कंपैरिजन करके थोड़ा सा इन लोगों ने इन चीजों को दिखाया है। जो 24 में जो हम लोगों का ये था वो 25 में ये कम हुआ है, 1.2% कम हो गया है, सब्सिडी कम किया गया है, यहाँ पे यही देखा गया। सब्सिडी इन्होंने इस पे ये भी बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बेनिफिट हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है पहले ज्यादा होता था क्योंकि उसका मिसयूज ज्यादा होता था, दूसरे लोगों के पास पैसा पहुंचता था। अब इनको इनका कंट्रोल होने से क्या हुआ है कि इसका परसेंटेज ऑटोमेटिक थोड़ा सा डाउन हो गया है। सब्सिडी का मतलब हो गया कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, कोई इसकी मतलब कुछ सर्विस ले रहे हो, तो उसमें आपको क्या करता था गवर्नमेंट अपने रेट को कम करके, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने कम किया आप देखिए, और फूड से रिलेटेड जो सब्सिडी है वो इन्होंने इंक्रीज कर दिया, पहले था 1.97 करोड़ अब हो गया 2.12 लाख करोड़ का, उससे क्या इन्होंने मतलब बढ़ा दिया। थोड़ा सा आपको आपके जीवन में किचन में थोड़ी सी महंगाई में कमी आएगी, तो इन चीजों को है। फिर नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ये तो है कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2025 का ये टारगेट रहेगा कि कितना आना चाहिए, ये टारगेट है इनका कि 79,000 करोड़ रुपीज इनका नॉन डेप्ट कैपिटल टाइप से करेंगे। फिर एक्सपेंड द स्ट्रेंथ, हाँ ये एक बड़ा चीज है कि क्या है कि ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हम ले लें, लेकिन अगर रास्ते में जा रहे हैं तो इसका एक लिमिट है। हाँ उसके लिए चार्जिंग वर्जिंग का इन लोगों का पास अपने पास स्टेशन नहीं है, तो उस चीज को ये लोग बढ़ाने के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से दिल्ली जा रहा है, आपका चार्जिंग खत्म हो गया कार का, तो क्या करेगा, अब इसमें पेट्रोल डीजल में तो है कि आप पेट्रोल पंप पे जाकर तुरंत पेट्रोल लीजिएगा निकल जाइएगा। इस केस में क्या होगा सर, ईवी लेने को तो नहीं, लेकिन लोकल में चलना पड़ेगा, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, ईवी इकोसिस्टम के लिए इन्होंने क्या किया कि अलग अलग चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह ये लोग बनाएंगे, जस्ट लाइक पेट्रोल पंप, या कहीं भी आंख बंद करके आप ईवी लेके भी, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके भी आप बाहर जा सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज है, अभी इसमें तो नहीं है, तो नहीं दिख रहा सॉरी, लेकिन एक चीज है आगे आएगा तो बताऊंगा, अदरवाइज मैं सोलर प्लांट के बारे में, सोलर जो सोलर के ऊपर के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन ये जो है नेक्स्ट स्लाइड में होगा, हम लोगों ने उसको इंक्लूड करा है। उसके बाद है कि भाई यहाँ पे बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लॉन्च किया गया है एक नया स्कीम, जिसको ग्रीन ग्रोथ ऐसा करके इन्होंने कहा है, तो उसको लॉन्च किया है ताकि वो क्या कर सके कि जैसे ये, अच्छा एक चीज ये पता है, इकोसिस्टम से और ईवी इकोसिस्टम और प्लस सोलर वाले से फायदा हमने देखा, इसमें फायदा ये है कि पहले इंडिया का सबसे ज्यादा कॉस्ट जो होता है बाहर से क्रूड ऑयल को परचेज करना, हाँ मतलब वही है ऑयल पे है। अब ये जब आ जाएगा, सोलर एनर्जी आ जाएगा, तो क्रूड ऑयल नो डाउट हमारा परचेज कम करना पड़ेगा, और जब कम करना पड़ेगा तो हमारी कॉस्टिंग वहां पे कम होगी, कार्बन इमिशन में भी बहुत इससे
इफेक्ट पड़ेगा। जो हम लोगों ने गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि 2070 तक हम लोग फ्री कार्बन इमिशन की तरफ बढ़ेंगे, तो उस चीज को इन्होंने टारगेट किया है। तो उसको अगर फुलफिल करना है तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ईवी इकोसिस्टम हो गया, आपका ग्रीन ग्रोथ हो गया, आपका सोलर, इन सब एनर्जी सेक्टर पे ज्यादा ज्यादा गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। फिर पति दीदी का स्कीम है, जैसे कि आप गांव गांव में देखते होंगे, वो क्या कहते हैं, जीविका वगैरह हाँ के जैसा ही है कि गांव गांव में महिलाएं क्या करती हैं आपस में मिलके और कोई रोजगार करके, खास करके घरेलू उद्योग या छोटा छोटे और दुकान वगैरह खोल के बैठी हैं और उससे अपने जीविकोपार्जन के लिए उनको सहायता मिलती है। तो उसके लिए उनका जो टारगेट था पहले 2 करोड़ था, वो अब वो कहा गया। लाखपति दीदी, मतलब हाँ, इतने पहले टारगेट था कि हम लोग को 2 करोड़ वुमन का खुद का पर्सनल वेल्थ जो है वो लाखों में होना चाहिए। तो उन्होंने अब इस चीज को, टारगेट को इनहांस करके 2 से 3 कर दिया। रीजन बीइंग कि इन्होंने जो स्किल्ड यंग यूथ स्किल्स का जो बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग का बात कर रहे हैं, उसमें वुमन के ऊपर बहुत सारा चीजों का, जैसे लोन में लेके हर जगह रियायत दिए जा रही है और इनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ाया जा रहा है, इनको प्रमोट किया जा रहा है कि आप खुद बनिए, अपने पैरों पर खड़ा होइए, पैसा कमाइए और आप इस श्रेणी में कवर होइए। इससे गरीबी वगैरह सब दूर होगा, क्योंकि हाँ एक सोसाइटी जहाँ पे दब जाता था वहां पे हमें स्ट्रॉन्ग जोन अगर मिल जाए तो नो डाउट हमारे लिए बहुत बड़ा चीज होगा। और इसके लिए इन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में इन्होंने वुमेन एम्पावर क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप के तहत इन्होंने बहुत ज्यादा उन लोगों को अब एम्पावरमेंट के इसमें तहत इन्होंने वुमेन इस को। चीज को दिया है कि फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन अप बाय 28%। 10 साल में 28% जो वुमन है वो हायर एजुकेशन में इनरोल हुई हैं। जैसे तो पहले जो भी लोग होते थे पहले 100, तो अब 128 लड़कियां या हाँ, महिलाएं अब ज्यादा कहेंगे, पढ़ रही हैं। पढ़ रही हैं। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये देख लीजिए 40,000। अच्छा, इसको लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एक जगह मैंने देखा नहीं नहीं, ये 40,000 डब्बे बनाएंगे। डब्बे के बारे में। वो हाँ, डब्बे, जो वंदे भारत के जो डब्बे उसके स्टैंडर्ड के होंगे। जरूरी नहीं है कि उसका नाम वंदे भारत ही होगा। मतलब उसका जो वंदे भारत के कोच का जो क्वालिटी है, उसी क्वालिटी के लोग 40,000 बोगियां तैयार करेंगे और अलग अलग ट्रेनों में उसको अटैच किया जाएगा। तो वो चीज है यहाँ पे। फिर 3 नए रेलवे कॉरिडोर मतलब एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने के लिए ये मेजर काम करेंगे, जहाँ पे एनर्जी जैसे एनर्जी से, जैसे आप जहाँ पे कोयले खदान से डायरेक्ट पोर्ट से कनेक्टिविटी में, तो जहाँ पे ज्यादा जो क्या बोलते हैं हाई डेंसिटी, जहाँ पे ज्यादा क्राउड है, यहाँ पे ज्यादा भीड़ है, वहां से एक अलग कॉरिडोर ये लोग निकालेंगे, ताकि क्या होगा कि पैसेंजर जो ट्रेन हैं उनको टाइमिंग का जो होगा वो इशू कम हो जाएगा। और लोगों अब के लिए भी लॉन्ग, सुविधाजनक हाँ, होगा। तो इससे क्या होगा कि ये सब का सब, ये जो हम लोग का मिशन है, गवर्नमेंट ने जो बोला है कि 2047 तक, 2047 तक जो हम लोग डेवलप नेशन कहला है, तो उसके लिए सब कुछ जरूरी है। तो उन्होंने उसी चीज को टारगेट करते हुए कहाँ कहाँ डेवलपमेंट किया जाए, कहाँ कहाँ पे फोकस किया जाए और किस किस सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया जाए जिससे इस चीज को अचीव किया जा सके, तो उसी के अंतर्गत ये भी एक रेलवे कॉरिडोर आता है। इन सब चीजों के बारे में है बात। फिर और यही ये सब खास करके जब आप चलिएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा, रेलवे कॉरिडोर वगैरह बनेगा, नए एयरपोर्ट्स के बारे में बात किया गया है कि गवर्नमेंट टू इम्प्रूव पोर्ट कनेक्टिविटी, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग टू डेवलपिंग। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज है कि एयरपोर्ट पहले से डबल हुआ है। अब इंडिया में एयरपोर्ट 147 बताया गया है और इसको बढ़ा के अब 514 अगले 5 सालों में इनका टारगेट है कि ये जो 147, चूंकि देखिए अब हर कोई अफोर्ड कर सकता है एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है कि नहीं। टायर 2 टायर 3 सिटी में भी ये सोच रहे हैं कि वहां पे भी एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो पाए। कराया जाए, जैसे कि छोटे छोटे शहरों में जो लोग समय की किल्लत है जहाँ पे लोगों को, तो अब सोचिए ना, जिनका पर डे का जो सैलरी, एवरेज सैलरी मैं बता रहा हूँ 2,000 है, और वो अगर ट्रेन से कहीं से आते हैं, लेट सपोज बेंगलुरु से अगर बिहार आते हैं, तो 3 दिन जाता है, 3 दूनी 6,000 और 6,000 12,000 उनका एक्स्ट्रा कॉस्ट जाता है। उसी चीज को अगर वो कर दें और ट्रेन में, उसके बाद अलग से खर्चा टाइम लगता है, सेफ्टी है। नो डाउट। एक तो 20,000 खर्चा लगता है, टाइम जाता है, वो अलग जाता है। अगर वो फ्लाइट से है तो वही चीज 10,000 में आ सकते हैं, अगर ज्यादा भी फेयर रहा हाँ सही तो बात। 10,000 में करके वही चीज, यानी फ्लाइट भी हो गया, टाइम भी बचा, कॉस्ट भी बचा। तो इन चीजों को लेकर गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत बढ़िया प्लान किया है कि 147 को कन्वर्ट करके सीधे हमें 514 के पास ले जाना। तो ये भी एक बहुत बड़ा, और इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो पॉजिटिव फॉर होटल कंपनीज एंड ट्रेवल रिलेटेड इंडस्ट्रीज वगैरह को, जो उन हाँ, जो ये इसमें इससे डायरेक्ट संबंध रखते हैं। तो ये सब चीजें अभी उनके लिए है। तो ये बजट इम्पैक्ट कोई, मतलब ये तो हम लोगों के लिए है तो कुछ खास है नहीं, तो बजट इम्पैक्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बजट का इम्पैक्ट क्या रहा है, तो ये इसके लिए हम लोग कल खास एनालिसिस जब हम लोग का हो जाएगा कि ये कैसे आपको क्या कहते हैं इम्पैक्ट डालता है एक सोसाइटी पे, क्या इफेक्ट रहेगा,
तो उसको बेहतर तरीके से हम समझाएंगे तो बेहतर होगा। आज का हमारा बजट यही रखा, इंटरिम बजट 2024 का। मैं प्रतीक झा, ये हम सीए रवि झा, और इसके अलावा भी आप बाकी और भी जितने भी अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, टैक्स सर्विसेज हैं, स्टॉक ऑडिट वगैरह से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विस आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा CW सर यूट्यूब चैनल है, इसको आप अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। धीरे धीरे बहुत सारी जानकारी को लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारा www.cwsir.in पे आप जाकर और सारी जानकारी को, सारे ये PDF वगैरह को आप डाउनलोड कर कर सकते हैं। और आगे भी जो भी सर्विस आपको चाहिए, सारा का सारा चीज धीरे धीरे डेवलपमेंट किया जा रहा है। हम लोग मोतिहारी से बिलोंग करते हैं, जहाँ भी फेस टू फेस क्लासेस वगैरह भी बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन देके और उनको एक अच्छे लेवल का एक ब्राइट फ्यूचर दे सके हम। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। तो आज के बजट के चर्चा में बस इतना ही खास रहा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हम लेते हैं आज आपसे विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय